अब देखो, हम पढ़ते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो देखो, हालांकि थोड़ा बहुत जो है इससे इसका रिलेटेड पोर्शन हम 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। तो कंडक्टेंस के लिए जब हम इसको रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास एक सबसे अच्छा लॉ आता है जिसे हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, तो देखो, ओम्स लॉ हमने 10th क्लास में पढ़ा ही है और बाकी सब फिज़िक्स में पढ़ते हैं अच्छे से। ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम्स लॉ क्या है? V इज़ इक्वल टू IR, कि V जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि I जो करंट है वो क्या हो गया? V/R हो गया। ठीक है, ये जो R होता है इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इस रेजिस्टेंस जो है इसका जो रिवर्स होता है 1/R, ये रेजिस्टेंस का रिवर्स हो गया। इसके रिवर्स को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस C बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर हम रेजिस्टेंस के प्लेस पर क्या यूज़ में लेते हैं? कंडक्टेंस को मेज़र करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होते हैं सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं ना, जिनके अंदर कंडक्शन किनकी वजह से होगा? आयंस की वजह से होगा। तो इनके अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है मेटेलिक कंडक्टर्स के कंपैरिजन में। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह एक जो नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं वो हमारा क्या आता है? कंडक्टेंस आता है। और ये जो कंडक्टेंस हमारा जो टर्म आया है ये हम यूज़ में लेते हैं रेजिस्टेंस की जगह इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो C जो हमारा कंडक्टेंस है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, रिवर्स होता है, इन्वर्स होता है। तो हमारा जो R होता है रेजिस्टेंस, उसकी यूनिट तो क्या होती है? ओम। तो ये कंडक्टेंस इसका रिवर्स है तो हम इसको क्या बोल देंगे? ओम इन्वर्स। ठीक है, ओम इन्वर्स को हम क्या और बोलते हैं? महो। ठीक है, MHO, महो बोलते हैं। और जिसे हम दूसरा और क्या बोलते हैं? SI यूनिट के अंदर सीमेंस। ये क्या होता है? सीमेंस होता है, S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने क्या देखा कि जो रेजिस्टेंस है V इज़ इक्वल टू क्या होता है? IR। तो I क्या हो गया? V/R। और ये जो R है इसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इस रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? ओम इन्वर्स। तो कंडक्टेंस हमारा रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? ओम। तो कंडक्टेंस क्या हो गया? ओम इन्वर्स, जिसे हम महो भी बोलते हैं और सीमेंस भी बोलते हैं। और जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें तो रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होते हैं? आयंस होते हैं, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो उनमें रेजिस्टेंस के प्लेस पे हम नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ कंडक्टेंस। अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की, और क्या बोल सकते हो? देखो, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस हो गया, फिर हमारे पास आएगा कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और ऐसे ही हमारे पास आएगा रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये एक ही बात है, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो अब देखो क्या होती है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो जो लेंथ है, कोई भी जो रेजिस्टेंस है वो मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर जो लेंथ होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो R क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के, और A के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हम सबको पता है जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं रो। ये क्या है? RHO, रो। ठीक है, ρL/A। ये जो हमारा रो होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं, या फिर क्या बोल सकते हो? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हो। तो अब कंडक्टिविटी क्या होगी? जैसे कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का रिवर्स, वैसे ही
कंडक्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी का रिवर्स। तो रो जो हमारा आया है, इस रो का यानी जिसे हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इस रो का जो इन्वर्स होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, जिसे हम डिनोट करते हैं कप्पा से। ये क्या है, कप्पा, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो हमारा कप्पा क्या होता है, 1/रो। ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा कि 1r जो है वो हमारा क्या आया, रो L/A। तो मैं इनका सबका इन्वर्स कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/रो इज मल्टीप्लाई बाय A/L, यही बन जाएगा इन्वर्स होके। तो 1/r जो है वो तो क्या हो गया, कंडक्टेंस, 1/रो क्या हो गया, कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और ये क्या हो गया, A/L। ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये बोल दूँ कि कोई भी जो सेल है उसके अंदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया हमारा, 1 मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ जो है वो कितनी हो गई, 1 मीटर हो गई। ठीक है, या फिर सेंटीमीटर में कर लो, ठीक रहेगा कि लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जो आपकी कंडक्टेंस है वो ही क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो देखो हमने यहाँ से क्या फार्मूला डिराइव किया, अभी हमने ये फार्मूला डिराइव किया कि C इज़ इक्वल टू क्या आया, कप्पा आपका, और उसके साथ में A/L। जब आपने A की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दी, लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर कर दी, तो आपका C किसके इक्वल हो जाएगा, कप्पा के इक्वल हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि कोई सेल जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है, तो उसका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके कंडक्टेंस के इक्वल होता है। यानी कप्पा किसके इक्वल हो जाएगा, C के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से आपके यूनिट क्या निकल के आ जाएगी कप्पा की, तो ये देखो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यूनिट जो आती है कप्पा की, तो मैं इससे दूसरा फार्मूला बना सकती हूँ ना, कप्पा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, CL/A। ठीक है, और C जो है उसकी यूनिट हमने पढ़ी थी अभी, ओम इन्वर्स होती है। लेंथ हमारी जो है वो सेंटीमीटर में है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी यूनिट, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स। तो कप्पा की जो यूनिट आती है वो हमारी क्या आती है, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स। और ये हमने अभी पढ़ा था, ओम इन्वर्स को हम सीमेंस भी बोलते हैं। तो कप्पा क्या हो सकता है, सीमेंस सेंटीमीटर इन्वर्स भी हो सकता है। ठीक है। अब देखो एक चीज़ देखना, हमने बोला कि लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए हमारी, 1 मीटर होनी चाहिए। लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा जो सेल है उसका फॉर्मेशन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक्चुअल में जो है स्टडी के लिए क्या किए जाते हैं, बड़े सेल्स का फॉर्मेशन किया जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन सेल्स को फॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इतने छोटे सेल्स का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता है, स्टडी के लिए बड़े सेल्स जो है उनका फॉर्मेशन किया जाता है। इसलिए उनका जो L/A का रेशो होता है, जो बड़े सेल्स हैं उनका जो L/A का रेशो होता है लेंथ और एरिया का, वो फिक्स रहता है, जिसे हम x से डिनोट करते हैं, और इस x को हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो x हमारा क्या होता है, L/A, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा L/A सेल कांस्टेंट है। तो हमारे को याद रखना है x इज़ इक्वल टू L/A। और अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फार्मूला पढ़ा था कप्पा वाला, कप्पा क्या था, C इंटू L/A। तो आपका जो कप्पा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, C इंटू x के, यानी कप्पा जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट। और आपके इसकी सेल कांस्टेंट जो है इसकी यूनिट क्या होगी, ये किस में है, सेंटीमीटर में, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 1 सेंटीमीटर तो कट हो गया,
तो इसकी सेल कांस्टेंट की यूनिट आपकी किस में आ रही है, सेंटीमीटर इन्वर्स में। और कंडक्टेंस जो है हमने अभी पढ़ी थी, कंडक्टेंस जो आती है हमारी सी, वो किसके इक्वल होती है, ओम इन्वर्स के। तो ये क्या हो जाएगा, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स। यहाँ से भी कप्पा की यूनिट वही निकल के आती है। और ओम इन्वर्स को सीमेंस भी बोल सकते हो, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इन्वर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजी को देख सकते हैं। अब देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की हम बात करते हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी होती है, वैसे ही हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी भी होती है। तो उसको हम कैसे निकालते हैं वो देखना। इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखो, तो वो कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन सुनना, उसकी डेफिनेशन जो है उसको समझने की कोशिश करना कि क्या होती है। जैसे हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ेंगे ना, सेम उसी वे के अंदर हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी आएगी। तो कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है उसको VmL, क्या बोला मैंने, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट को हमने किस में रख रखा है, VmL जो सॉल्यूशन है उसमें हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो आयंस प्रेजेंट है वो जितनी कंडक्टेंस जनरेट करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो डेफिनेशन वापस सुनना, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट को VmL सॉल्यूशन में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखने पर जो आयंस हैं वो जितनी कंडक्टेंस जनरेट करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं। और इसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा के थ्रू। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आपका जो लैम्डा होता है वो इक्वल होता है K इंटू वी, कप्पा इंटू वी। कप्पा आपकी क्या हो गई, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू वी। और V जो है वो आपका क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर कंसंट्रेशन है किसी सॉल्यूशन की, क्या C क्या है, कंसंट्रेशन है, तो मैं ये बोलूँ कि C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ये कंसंट्रेशन है किसी सॉल्यूशन की, तो V क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन में C आ जाएगा। ठीक है, और इस C की जगह अगर हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, तो इस C की जगह हम नॉर्मलिटी को भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट जो है वो हमारा नॉर्मलिटी में काम में आता है। तो हम V को क्या और लिख सकते हैं, 1000 अपॉन n, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में n। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, कप्पा इंटू वी, और V जो है वो हमारा कितना हो गया, 1000 अपॉन में n आता है। ठीक है, तो इसकी यूनिट जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इन्वर्स। याद रखना यूनिट, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इन्वर्स। ऐसे ही सेम हम क्या निकाल लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा m से, और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 मोल, या क्या बोल सकते हो 1 ग्राम मोल। ठीक है, जो आयंस हैं वो जितनी कंडक्टिविटी जनरेट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा m से, और ये भी सेम इक्वल होती है कप्पा इंटू वॉल्यूम के। यहाँ वॉल्यूम जो है उसको हम किस टर्म में लेंगे, मोलर पढ़ रहे हैं तो मोलरिटी के टर्म में लेंगे। तो कप्पा इंटू वॉल्यूम की जगह हम क्या लिख देंगे, 1000 अपॉन कैपिटल M। वहाँ हम n लिखते थे नॉर्मेलिटी, यहाँ पे क्या लिख देंगे, मोलरिटी, और यूनिट भी वही सेम हो जाएगी, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स। वहाँ आता था इक्विवेलेंट इन्वर्स। तो ये हमारी क्या है, मोलर जो कंडक्टिविटी है और इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी है वो हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं, वो है
अब देखो, हमने ये जो अलग अलग कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, इनको स्टडी किया है, इनके ऊपर हमारा जो डाइल्यूशन है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब हम पानी मिक्स करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखो, हमने क्या देखा कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करेंगे यानी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ़ आयंस जो है वो क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो आप क्या देखते हो कि जब आप डाइल्यूशन करते हो तो नंबर ऑफ़ आयंस क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, और नंबर ऑफ़ आयंस जो है वो इंक्रीज़ होते हैं तो कंडक्टेंस जो है वो क्या होती है, याद रखना डाइल्यूशन से कंडक्टेंस जो है वो तो इंक्रीज़ होती है। मैं बोल रही हूँ कंडक्टेंस, नॉट कंडक्टिविटी। और जो आपकी कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो याद रखना कंडक्टेंस सी तो इंक्रीज़ होगी, और जो आपकी कंडक्टिविटी है कप्पा वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ऐसा हुआ क्यों, कंडक्टेंस तो क्यों इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ़ आयंस इंक्रीज़ हो गए, जितने ज़्यादा आयंस उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। लेकिन कप्पा जो है वो क्यों डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि आपने देखा कि कप्पा जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आप क्या देखते हो कि जब आप डाइल्यूशन करते हो तो वॉल्यूम जो है होना क्या चाहिए, कंडक्टिविटी हमारी क्या है, वो डिपेंड करती है पर यूनिट जो सॉल्यूशन है, यानी एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने नंबर ऑफ़ आयंस प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि ये इतना वॉल्यूम है, इसमें जितने नंबर ऑफ़ आयंस हैं इनके ऊपर डिपेंड करती है कंडक्टिविटी। अब हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे। डाइल्यूशन करेंगे तो ये वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, लेकिन इसके अंदर आयंस जो है, नंबर ऑफ़ जो आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। और जब वो डिक्रीज़ हो जाएंगे तो हमारी जो कंडक्टेंस है, सॉरी कंडक्टिविटी है, वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरीके से आप क्या देखते हो कि डाइल्यूशन करने पर इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो कंडक्टेंस तो इंक्रीज़ होती है क्योंकि नंबर ऑफ़ आयंस इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। और कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के क्या हो गई, इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, और कंडक्टेंस क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो डाइल्यूशन से नंबर ऑफ़ आयंस इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन आयंस जो इंक्रीज़ हो रहे हैं उनके कंपैरिजन में जो वॉल्यूम है वो कुछ टाइम्स ज़्यादा, जो v है हमारा वो कई टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो पहले वॉल्यूम इतना था और उसमें नंबर ऑफ़ आयंस मैंने बोल दिए 10 थे, अब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, लेकिन उसमें आयंस जो है वो उतने इंक्रीज़ नहीं हो पाए। तो आयंस इंक्रीज़ नहीं हो पाए तो आपकी जो कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। इसके साथ एक और चीज़ देखना कि जो कंडक्टिविटी है उसकी जो वैल्यू है वो उतनी ज़्यादा कम नहीं होती है जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम जो है उसकी वजह से, मतलब पर यूनिट में क्या हो रहा है, वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है और नंबर ऑफ़ आयंस में भी चेंज आ रहा है। तो जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम के साथ साथ जो नंबर ऑफ़ आयंस है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। मतलब डाइल्यूशन करें तो आयंस का नंबर तो बढ़ ही रहा है ना, आयंस का नंबर बढ़ रहा है तो जो कंडक्टिविटी है हमारी वो उतनी कम नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए थी एक्चुअल में। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू डाइल्यूशन बढ़ाने से उस रेशो में कम नहीं होती है, बल्कि कुछ कम होती है, कुछ थोड़ी अमाउंट में कम होती है, क्योंकि डाइल्यूशन से कुछ अमाउंट में नंबर ऑफ़ आयंस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और आपकी कंडक्टेंस ये तो इंक्रीज़ होती है, लेकिन जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वो पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ़ आयंस प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करते हैं, और ये पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ़ आयंस डिक्रीज़ हो जाते हैं तो ये भी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, लेकिन उतनी डिक्रीज़ नहीं हो पाती है। क्यों, क्योंकि कुछ अमाउंट में आयंस इंक्रीज़ भी होते हैं। ठीक है, अब देखो एक टर्म आती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है।
हमने देखा कि जो कंडक्टेंस है वो डाइल्यूशन करने पर इंक्रीज़ होती है, लेकिन एक फिक्स डाइल्यूशन पर जाकर क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, ना तो वो इंक्रीज़ हो पाती है ना डिक्रीज़ हो जाती है। और इस डाइल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं, जहाँ पर जाकर जो कंडक्टेंस है आपकी वो फिक्स हो जाती है। ठीक है, इस पर अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंप्लीट आयोनाइजेशन हो चुका होता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस स्टेबल हो गई, इसका मतलब डाइल्यूशन कितना, जो आपका आयोनाइजेशन है वो कितना हो गया, 100% हो गया। और इसे ही हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टेंस होती है उसे हम लैम्डा एम इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, और जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है उसे हम लैम्डा इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, या लैम्डा ई इन्फिनिटी से डिनोट कर सकते हैं। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, और इसी के बेसिस पर इलेक्ट्रोलाइट्स को दो में डिवाइड किया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो 100% आयोनाइज हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो नहीं हो पाते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स हम स्टडी कर चुके हैं। तो ये आपका कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी उसका टॉपिक था। इसके ऊपर भी कई न्यूमेरिकल्स आते हैं, फार्मूलाज याद रखने हैं। ठीक है, अब हम स्टडी कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का। तो हमने पढ़ा था कंडक्टेंस के अंदर कि जो ओम्स लॉ होता है वो क्या होता है, V इज़ इक्वल टू आई आर होता है। तो I इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा हमारा यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि जो रेजिस्टेंस R रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस का जो इन्वर्स होता है वो हमारा क्या होता है, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस सॉरी, ये कंडक्टेंस होता है ओम इन्वर्स, जिसे हम महो भी बोलते हैं, और ऐसा यूनिट सीमेंस होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया। तो अब इसके लिए हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम रो बोलते हैं, और ये रो जो होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होता है। और इस रो का जो रिवर्स होता है, इन्वर्स होता है, उसे हम कप्पा बोलते हैं, जो कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस होता है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला को जस्ट चेंज कर दे, 1/r इज़ इक्वल टू 1/रो ए अपॉन एल। तो 1/r की जगह C आ गया, 1/रो की जगह कप्पा आ गया। तो कप्पा इज़ इक्वल टू CL/A। ठीक है, तो अब मैंने ये बोल दिया कि ये 1 है, 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कप्पा किसके इक्वल हो जाएगा, C के इक्वल हो जाएगा। और यूनिट यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स। ओम इन्वर्स का मतलब हो गया सीमेंस, और सेंटीमीटर इन्वर्स। तो अब देखो, इतना छोटा जो सेल है वो बना पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टडीज़ के लिए बड़े सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनका L/A का जो रेशो होता है वो फिक्स होता है, जिसे हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो L/A इज़ इक्वल टू एक्स होता है सेल कांस्टेंट। तो कप्पा क्या हो गया, C इंटू एक्स, और x की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इन्वर्स। फिर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो हमारी आती है उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, जो सारे आयंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास वाला कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें जितने आयंस है वो उन सब की कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जो लैम्डा होता है वो K इंटू वी के इक्वल होता है। ठीक है, तो लैम्डा इज़ इक्वल टू K इंटू वी। तो आपका जो V है वो क्या हो जाएगा, 1000/C। हम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन को नॉर्मलिटी में लेंगे, तो 1000/N। फिर यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे V की, तो क्या निकल जाएगा, लैम्डा इज़ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/N। और यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इन्वर्स। और मोलर कंडक्टिविटी में हम m ले लेंगे मोलरिटी, और यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। अब हम डाइल्यूशन का इफ़ेक्ट देख लेते हैं अलग अलग कंडक्टिव। तो देखो,
डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज हो जाते हैं, कैटायन एनायन, तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है लेकिन कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीज हो जाते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है? डिक्रीज। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और जो आपकी कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। हालांकि उतनी डिक्रीज़ नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ अमाउंट में नंबर ऑफ़ आयन्स भी क्या हो जाते हैं? इंक्रीज़ हो जाते हैं। और इसी के बेसिस पर हमने सॉल्यूशन जो है उसको, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसको दो टाइप में डिवाइड किया है। आपने पढ़ा कि कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है लेकिन एक पॉइंट पे जाके स्टेबल हो जाती है और उसे ही हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं, जहाँ पे 100% आयोनाइजेशन हो चुका होता है। अब इससे ज़्यादा आयोनाइजेशन होगा नहीं तो कंडक्टेंस क्या हो गई? फिक्स हो गई, स्टेबल हो गई। इसे हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। और इस पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस, उसको लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उसको सिर्फ लैम्डा इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्डा इन्फिनिटी ई से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो 100% आयोनाइज हो जाए और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका 100% आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कोलराउश लॉ पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक कोलराउश लॉ और एक नैनस्ट इक्वेशन। यहाँ से क्वेश्चन और न्यूमेरिकल 100% आते हैं। ठीक है, थैंक यू।